दोस्तों नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान की श्रृंखला में एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व जिसे हम डीपीएसपी शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, डीपीएसपी, जिसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या हैं, इनको संविधान में क्यों लाया गया और ये राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान में शामिल किए गए तो ये क्या कार्य करते हैं, हमारे देश के लिए, शासन प्रणाली के लिए क्या कार्य करते हैं। दरअसल बात यह है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व उन सभी सकारात्मक बातों को शामिल करते हैं जो राज्य को तरक्की की ओर ले जाए और लोक कल्याणकारी राज्य के सपने को, भारत के लोक कल्याणकारी राज्य के सपने को साकार करे। प्रारंभ में जब भारत आजाद हुआ था तो संविधान में हमने मौलिक अधिकारों को, यानी किसी व्यक्ति के उन मूलभूत अधिकारों को तो शामिल कर लिया था जो किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन उन मौलिक अधिकारों के साथ साथ उन सभी बातों को शामिल करना भी जरूरी था जो राज्य को, अपने देश के नागरिकों को, राज्य के नागरिकों को देने बहुत जरूरी थे। चूंकि भारत में आर्थिक संसाधनों की कमी थी, सभी राज्य इन बातों को एक साथ मौलिक अधिकारों की तरह पूरा नहीं कर सकते थे, तो संविधान सभा के निर्माताओं ने उन सभी बातों को, उन सभी सकारात्मक बातों को नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया और साथ ही ये निर्देशित किया कि यदि भविष्य में कोई राज्य सरकार या राज्य या केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाएगा तो उन कानूनों को बनाते समय, विधि निर्माण के समय इन सभी सकारात्मक बातों को वो शामिल करेगा। अगर हम बात करना चाहें नीति निदेशक तत्वों के बारे में, तो नीति निदेशक तत्वों को संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत नीति निदेशक तत्वों को वर्णित किया गया है। इनका प्रावधान, नीति निदेशक तत्व के प्रावधान को आयरलैंड से लिया गया है। देखिए, विश्व में 2 ही देश के संविधान ऐसे हैं जिनमें नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया गया है। एक संविधान है आयरलैंड का और दूसरा संविधान है हमारे भारत का। नीति निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल करने के लिए तेज बहादुर सप्रू समिति ने सिफारिश की थी और तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर इन्हें संविधान में जोड़ा गया। अगर हम बात करें कि नीति निदेशक तत्वों का विचार मूलतः कहां से निर्दिष्ट होता है, तो नीति निदेशक तत्वों का विचार भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुदेश प्रपत्र से निर्देशित होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुदेश प्रपत्र का ही रूप है हमारे संविधान के नीति निदेशक तत्व। यानी कि नीति निदेशक तत्व सरकार को नियम, विधि या कानून बनाने के लिए निर्देशित करते हैं जिससे कि राज्य के नागरिकों को कोई असुविधा ना हो और समस्त नागरिक सही तरीके से राज्य में क्या कर सकें, कार्य कर सकें। नीति निदेशक तत्व चूंकि संसाधन पूर्ण न होने के कारण इनको लागू करने का अधिकार राज्य के विवेक पर छोड़ा गया है। यानी राज्य स्वयं अपने संसाधनों को देखते हुए इन बातों को लागू करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, लागू करेगा। और धीरे धीरे जब लागू करेगा तो राज्य को बाध्यकारी नहीं बनाया गया। जब राज्य बाध्यकारी नहीं है तो नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं माना गया है, न्यायालय द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता है। जैसे हम मूल अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करके मूल अधिकारों को लागू करवा सकता है, लेकिन नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय लागू नहीं करवा सकता। नीति निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अगर हम बात करें कि सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वह डीपीएसपी को या नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रखकर क्या बनाती है, कानून बनाती है और इनको लागू करना राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है। नीति निदेशक तत्वों को राज्य सरकार मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन जब वो कोई भी कानून बनाएंगी, कोई विधि बनाएंगी तो नीति निदेशक तत्वों को जरूर अपने नियमों में शामिल करेंगी, क्योंकि नीति निदेशक तत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात। अब बात करते हैं नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। हम समझना चाहें कि नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, तो नीति निदेशक तत्वों के 2 प्रमुख उद्देश्य हमें
समझ में आते हैं। देखो, एक उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक है। नीति निर्देशक तत्व मानव उत्थान के लिए, राज्य के सभी नागरिकों के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। तो ये एक लोक कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य की संकल्पना को साकार करते हुए हमें नजर आते हैं। अतः इनका ये महत्वपूर्ण उद्देश्य बन जाता है कि यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। नीति निर्देशक तत्व आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। ये निर्देशित करते हैं कि समाज के या राज्य के आर्थिक संसाधनों पर, सामाजिक क्रियाकलापों पर सभी नागरिकों का अधिकार हो। ऐसा नहीं हो कि राज्य के आर्थिक संसाधनों पर कुछ ही लोगों का क्या हो, अधिकार हो। अगर सभी नागरिकों का अधिकार होगा तो राज्य के जो संसाधनों का उपयोग सभी के द्वारा किया जाएगा और लोकतांत्रिक अवधारणा को साकार किया जा सकता है। तो नीति निर्देशक तत्वों के यहाँ पर हमें दो मूलभूत उद्देश्य स्पष्ट नजर आते हैं। एक तो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, दूसरा है आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आगे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नीति निर्देशक तत्वों को हम सोच की दृष्टि से, सकारात्मक प्रवृत्ति की दृष्टि से 3 भागों में बांट सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व 3 प्रकार के होते हैं: गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व वे नीति निर्देशक तत्व हैं जो गांधी जी की विचारधाराओं से प्रेरित हैं। समाजवादी नीति निर्देशक तत्व वे सभी नीति निर्देशक तत्व हैं जो संविधान निर्माता सभा में समाज के उत्थान के लिए कार्य करने वाले सभी निर्माताओं की जो सोच थी उससे प्रेरित हैं। और उदारवादी यानी भारतीय संविधान में हमेशा नीति निर्देशक तत्वों को या भारतीय संविधान की प्रवृत्ति के अनुसार उदारवादी नियमों को शामिल किया गया है, जिससे किसी भी नागरिक को कोई भी हानि न पहुंचे। अगर हम बात करें कि गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, तो गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48A, यानी अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48A, ये गांधीवादी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। समाजवादी अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 47 और भी कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं जो समाजवादी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। और उदारवादी वे सभी नियम जो लोक कल्याणकारी राज्य को प्रेरित करते हैं, उदारवादी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। देखिए, इन सभी अनुच्छेदों का उल्लेख हमने आगे किया है। अब हम बात करते हैं कि नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 36 में क्या है। अगर हम बात करें आगे कि नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 36 में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा को शामिल किया गया है। अब राज्य क्या है? देखिए, राज्य के अंतर्गत संसद, विधायिका, राज्य के आयोग, संवैधानिक आयोग, राज्य की संस्थाएं, राज्य द्वारा स्थापित सार्वजनिक कंपनियां, ये सभी राज्य के अंतर्गत आती हैं। राज्य की परिभाषा वही परिभाषा है आर्टिकल 36 में जो आर्टिकल 12 में दी गई है। यहाँ पर हम ये समझने का प्रयास करें कि राज्य क्या है, तो राज्य के अंतर्गत आते हैं केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, भारत व राज्य सरकार के अधीन स्थानीय जो प्राधिकरण हैं, उन सभी को राज्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 37। देखिए, जैसे मूल अधिकारों को हनन होने पर कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय द्वारा उन्हें लागू करवाया जा सकता है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व राज्य के ऊपर निर्भर है, लागू करने की प्रक्रिया राज्य के ऊपर निर्भर है। यही बात कही गई है आर्टिकल 37 में कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। इस बात का अर्थ यह है कि कभी भी शासन में विधि का निर्माण किया जाएगा, कानून का निर्माण किया जाएगा, तो नीति निर्देशक तत्वों को जरूर ध्यान में रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 38 की। आर्टिकल 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि नीति निर्देशक तत्व राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये कहा गया है
कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि राज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। हम बात करें तो प्रस्तावना के अंतर्गत न्याय को 3 भागों में बांटा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और हमारे भारतीय संविधान में लोकतंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ये दोनों ही पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान में न्याय को कितने भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान में न्याय 3 प्रकार का बताया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इन्हीं न्याय का उल्लेख हम प्रस्तावना में भी देखते हैं इसी रूप में। लोकतंत्र का रूप 2 रूपों में बताया गया है, एक सामाजिक लोकतंत्र और दूसरा आर्थिक लोकतंत्र। तो ये बात थी अनुच्छेद 36 की, अनुच्छेद 37 की, अनुच्छेद 38 की। अब हम बात करते हैं आगे वाला अनुच्छेद, अनुच्छेद 39। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। सभी छात्रों को इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 39 को ABCD और आगे वाले अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो अनुच्छेद 39A क्या कहता है कि सभी को जीविका के साधन उपलब्ध कराना, यानी राज्य ऐसे संसाधनों की व्यवस्था करेगा, उन विधियों का निर्माण करेगा कि राज्य के सभी नागरिक अपने जीवन जीने के लिए, अपने जीवन के कार्य करने के लिए वो रोजगार प्राप्त कर सकें और उस रोजगार को प्राप्त करके वो अपना जीवन जी सकें। इसी आर्टिकल 39A में कहा गया है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक या कानूनी सहायता। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई वकील नहीं मिल पा रहा है तो समान न्याय के आधार पर राज्य इस तरह की व्यवस्था करेगा कि वह व्यक्ति निःशुल्क वकील को या निःशुल्क कानूनी सहायता को प्राप्त कर सकता है, कानूनी सलाहकार की सलाह ले सकता है वो उस केस के मामले में। इस बात को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बातें संशोधित की गई। अगर हम बात करें संविधान संशोधन कौन से भाग के अंतर्गत आता है, संविधान संशोधन आता है भाग 20 और अनुच्छेद 338 के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं 39B में क्या कहा गया है। 39B में कहा गया है संसाधनों का उचित वितरण एवं नियंत्रण। राज्य के भौतिक संसाधनों पर सभी नागरिकों का अधिकार होगा और सभी नागरिकों में समान रूप से उनका वितरण होगा और जो नागरिक जिस तरह की अपनी योग्यता रखता है उन संसाधनों का वो उपयोग करता है और सभी नागरिकों का नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 39C क्या कहता है, संपत्ति व उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि राज्य की संपत्ति और उत्पादन के साधनों का कुछ लोगों के हाथ में, किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, राज्य के सभी लोगों में उसका नियंत्रण होना चाहिए। उससे यह व्यवस्था बनती है कि लोकतंत्र की संकल्पना जो है वो साकार होती है। लोकतंत्र की संकल्पना साकार होने के कारण कोई भी व्यक्ति अनुचित रूप से उन संसाधनों का, उन उत्पादनों का उपयोग नहीं कर सकता है और एक लोक कल्याणकारी राज्य की क्या होती है, स्थापना होती है। इन बातों को 39C के अंतर्गत कहा गया है या 39G के अंतर्गत कहा गया है। अब हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के 39D में क्या कहा गया है, समान कार्य हेतु समान वेतन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भाई किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बताया गया है कि स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो वह है आर्टिकल आपका 39D, 39G, अनुच्छेद 39G के अंतर्गत बताया गया है स्त्री व पुरुषों को समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाएगा। तो मैं सभी दोस्तों से ये अपेक्षा करता हूं कि इन अनुच्छेदों को बार बार देखेंगे और इनको याद रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा रहे हैं वो मैं पूरा आपको बताता जा रहा हूँ और आगे भी मैं आपको पूरा बताऊंगा।